हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएम का लास्ट चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टोटल मॉड्यूल में 10 चैप्टर है, बट जो लास्ट चैप्टर है वो ओनली न्यूमेरिकल्स है और वो इतने बड़े क्वेश्चंस एमसीक्यू को नहीं आएंगे, लेकिन मैं सॉल्व करके लेने वाला हूँ डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जो चैप्टर 10 है इसके बाद इसके नोट्स मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज इट्स ओनली प्रैक्टिकल केस स्टडीज और वो मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिलीव मी, ये पहले एमसीक्यू पैटर्न नहीं था, अभी एमसीक्यू पैटर्न में इतने बड़े क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम का पैटर्न तो बदल दिया, बट सिलेबस को बदलना भूल गए। बट एनीवे, तो ध्यान में रखना, आपके नोट्स में ये चैप्टर 9 लास्ट रहेगा। 10 मैं आपको डायरेक्टली मॉड्यूल रेफर करके मैं मॉड्यूल में से क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा एसएम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो अभी अच्छा, अगेन ये चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है। जैसे वो कैपिटल बजटिंग, पी फैक्टर थे ना, बहुत सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो दिस इज स्लाइटली टफ चैप्टर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। हाँ, दिस इज ओके फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट या जिनका 11-12 में मैथ्स था उनको दिक्कत नहीं जाएगी, बट बाकी लोगों के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशंस है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। आपको सब लॉजिक, सब कॉन्सेप्ट बराबर बताऊंगा। अगेन रिक्वेस्ट है, ये एक एक लेक्चर मिनिमम 2 बार देखना है, उसके बाद आपको डाउट जो है मेरे को भेजना है। ये एक बार देख के आई डोंट थिंक इतना क्लैरिटी आएगा, समझ में आएगा, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए वॉच दिस लेक्चर मिनिमम 2 टाइम्स। ठीक है, पहला तो थ्योरी है, थ्योरी आप एक बार देखो, बट जहाँ पे अभी इसके बाद अगले लेक्चर जो होगा उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारे, एंड वो थोड़ा और मैथमेटिक्स ही है, पॉइंट्स में आंसर आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम, इतना आसान नहीं है वो। तो वो लेक्चर 2 बार देखना है मिनिमम, उसके बाद ही आपके डाउट्स, ओपिनियन फॉर्म करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, अभी पोर्टफोलियो का मतलब क्या पहले आप समझ लो, करेक्ट ना। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, आपने कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो इन सबको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब इसका बास्केट, जहाँ पे अलग अलग सब्जियाँ होती है ना, पोर्टफोलियो ऑफ वेजिटेबल्स, तो दिस इज पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। तो उसमें बॉन्ड्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, है ना, बैंक की एफडीज आती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं। तो उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे करना है ना, रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए कैसे डिसाइड करना है, और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कम करना है, पोर्टफोलियो में से एसेट को स्विच कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ये सब इसमें पढ़ाया गया है। ये था उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन मैन। इवन आप भी पढ़ने के बाद ये आपके लिए भी करना इतना आसान नहीं रहेगा, उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हैं जो ये डेली बेसिस पे करते हैं। पढ़ना आसान है, बट उसके लिए रिसर्च लगता है। जैसे अब मैं आपको टैक्स पढ़ाता हूँ, टैक्स पढ़ने के बाद आप थोड़ी टैक्स पढ़ा सकते हो, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च है मेरा, ताकि मैं एक ही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो बट इससे आपको एक बेटर आइडिया आएगा जब आप लाइफ में इन्वेस्ट करोगे खुद के पैसे। इस चैप्टर से आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो क्या है, पहली लाइन पर डेफिनेशन दिया है, और पोर्टफोलियो रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कैश एंड सो ऑन, कि आपने कहाँ कहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है। अच्छा से ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका एंड पर्पस क्या है, उस बेसिस पे आपको रिवर्स वर्किंग करके डिसाइड करना पड़ता है। कोई बंदा बोलता है कि मेरे को रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरा एज आज 30 है, तो 30 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये ऐसे उल्टा प्लानिंग होता है, एंड प्लस साथ में एवरी ईयर रिव्यू लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट की स्थिति बदलती है। तो अपना पोर्टफोलियो अगर उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अपने को स्विच करने पड़ते हैं। तो ये सब इसमें सिखाया है। Portfolio management refers to selection of securities and their continuous shifting in portfolio for optimizing the return given level of risk and maximize the wealth of the shareholder। जो मैंने कहा था कि सबसे पहले एज ए कंसल्टेंट, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आई आस्क यू कि भाई तेरा गोल क्या है। आप बोलेंगे सर मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर 30 ईयर्स, तो मैं आज से फाइंड आउट करूंगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर तेरे को पूछूंगा कि तेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको शेयर्स में पैसा नहीं डालना है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है, सो दे नीड टू इन्वेस्ट मोर, करेक्ट ना। सो ऐसा है, तो डिपेंड्स ऑन आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कितना समय आपके पास है।
रिस्क कैपेसिटी, ऑब्जेक्टिव एंड समय, इन तीनों के बेसिस पे अपन पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे, ईयरली बेसिस पे उसका रिव्यू करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे ताकि आपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो। द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 रिस्क, बराबर है। पहला है सिक्योरिटी एनालिसिस विच फोकस इन असेसिंग द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, बराबर है। शेयर्स में रिस्क रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, एफडी में रिटर्न कम है और रिस्क भी क्या है, कम है। द सेकंड टास्क इज द पोर्टफोलियो सिलेक्शन विच इन्वॉल्व्स choosing the best possible portfolio from the set of feasible portfolio, करेक्ट। दूसरा है पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पहला हर एक सिक्योरिटी का एनालिसिस करो, उस बेसिस पे तुम डिसीजन लो तुमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पोर्टफोलियो थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय हैरी, ये नाम ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आता है, मार्क्विस्ट in 1950s and was the first formal attempt to quantify risk portfolio and develop a methodology for determining optimum portfolio। तो इन्होंने पहले कोशिश की थी to design a combination of portfolio, combination of security। Markowitz assumed that investor attitude towards portfolio depends exclusively upon expected return and risk and quantification of risk, बराबर है। रिस्क तो रहता ही है हर एक इन्वेस्टमेंट में, बट क्वांटिफाई कितना रिस्क है अगर ये पता चलता है तो अपना डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड रिस्क बाय प्रॉक्सी द स्टैटिस्टिकल नोशन ऑफ वरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न। अभी ये वरायंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब मैं आगे कवर करूंगा, आप इस पर भी ध्यान मत दो, ये अपने को नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना है। बस अभी आप दिए 2 पॉइंट को ध्यान में रखना कि एज पर हिज मॉडल मार्कोविट्ज के हिसाब से 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न, दूसरा क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। Prior to development of portfolio theory, investor deals with the concept of return and risks somewhat loosely। मतलब पहले लोग इतना सोचते नहीं थे, इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था कि पोर्टफोलियो मैनेज करो, लोगों को लगता है इन्वेस्ट कर देना हो जाएगा, बट उस समय मार्केट इतने वोलेटाइल नहीं थे। आजकल मार्केट बहुत वोलेटाइल होते हैं, जो कंपनी आज बढ़िया परफॉर्म करती है वो 2 साल में खत्म हो जाती है। सो वी नीड टू डू रिव्यू ऑन डेली बेसिस। ना ऐसा बहुत परमानेंट ऐसा कुछ रहा नहीं है, टाइम के हिसाब से आपने को बदलना पड़ता है। तो रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके पास पैसा भी कितना हो, आपका जो एडवाइजर है वो भी कितना अच्छा हो, बट जब तक आप रिव्यू नहीं लेंगे ना, सी अल्टीमेटली इट्स अबाउट अचीविंग द गोल। प्लानिंग एंड कुछ नहीं होता, प्लानिंग करना जरूरी है बट गोल अचीव नहीं हो तो मतलब नहीं ऐसे प्लानिंग का। तो ध्यान में रखना, आप जब आपका इन्वेस्टमेंट करोगे ना, रिव्यू लेना मत भूलना, रिव्यू लिया तो आपका काम हो जाएगा फिर, ठीक है। Smart investor knew the benefit of diversification, which is reflected in their traditional proverb, "Do not put all eggs in one basket"। ये तो सबको पता ही है, बहुत फेमस टर्म है। ये टर्म क्या बोलता है, "Do not put all your eggs in one basket", मतलब सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह में मत करो। अगर आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा एफडी में करो, है ना, थोड़ा म्यूचुअल फंड में करो, थोड़ा बॉन्ड्स में करो, थोड़ा शेयर्स में करो, ऐसे उसको डाइवर्सिफाई करो। Harry was the first person to show quantitatively why and how diversification reduce the risk। हाँ, तो ये तो हमको पता था सर, बट इसने बेस्ड ऑन वैल्यूज डिफाइन कर दिया कि अगर आप इतना पोर्टफोलियो यहाँ पे स्विच कर देंगे तो इतना रिस्क कम होगा, इतने रिटर्न्स होंगे। दिस चैप्टर डिस्कस हाउ इन्वेस्टर कैन कंस्ट्रक्ट बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो with the help of efficient diversification। It is based largely on the pioneering work of Harry and further insight that evolved from his work। ठीक है, चलो तो ये पढ़ कर रखना है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेज क्यों करना है, सबसे पहला आपने को अपना रिस्क कम करना है। देखो क्या लिखा है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल एंड इनकम, मतलब क्या है, आपने अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, जैसे काफ़ी बार मैंने देखा है लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं, दोस्त ने आज व्हाट्सएप पे टिप भेजा, ये शेयर्स खरीद लो, खरीद डालते हैं। इवन आप देखना फेसबुक पे भी आते हैं कि आई एम क्रिएटिंग ग्रुप फॉर डेली अपडेट ऑन स्टॉक, अर्न 10,000 कन्फर्म, ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक पे देखो मैसेज आते हैं एंड लोग उस लिंक को ज्वाइन करते हैं। इतना आसान नहीं है, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर हो जाता तो इतने बड़े स्टॉक हाउसेज, एंजल ब्रोकिंग वगैरह ये टाइम पास थोड़ी करते फिर।
तो ये दिया है कि आपका कैपिटल ना खत्म हो जाए, आपका इनकम ना खत्म हो जाए, इसलिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना जरूरी है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यस, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग, कि भाई मेरा फायदा नहीं हो तो चलेगा, मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए। अब अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो बुरी से बुरी हालत में कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहता है कि चलो मेरे को 1 करोड़ का 2 करोड़ ना मिले, बट एटलीस्ट मेरा 1 करोड़ तो दे भाई, बस वही दिया है। तो गिव कैपिटल एंड प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट in terms of value and in terms of purchasing power. The capital or principal amount invested should not erode either in value or in terms of purchasing power, दोनों। मतलब क्या, उसका वैल्यू भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने 1 लाख के शेयर्स लिए थे, ठीक है, उसका वैल्यू 10,000 हो गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, उसका परचेसिंग पावर भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इन्फ्लेशन की वजह से रुपये का वैल्यू कम होता है, अपन ने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग में, करेक्ट ना। तो रिटर्न्स बहुत अगर लेट आए ना तो दिखने के लिए वो रिटर्न्स रहते हैं, उसका आज का परचेसिंग पावर बहुत कम आता है। मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था एंड 30 साल के बाद 2 लाख रुपए मिले, मतलब नहीं, क्योंकि उसका आज का परचेसिंग पावर 30 साल के बाद उस 2 लाख का वैल्यू 1 लाख भी नहीं रहेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे तो ये उनका कहना है कि आपका वैल्यू भी इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड दूसरा, जो पैसा मिल रहा है उसका परचेसिंग पावर अपने इन्वेस्टमेंट से तो एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बीट इन्फ्लेशन, नहीं तो पर्पज ही नहीं फिर मतलब इन्वेस्ट करने का, फिर घर पे पैसा रखो, सेफ है। By earning return, the principal amount will not erode in nominal terms, and by earning returns at a rate not lesser than the inflation rate, principal amount will be intact। जो मैंने कहा था कि रिटर्न कितने अर्न करना है टू बीट इन्फ्लेशन, ये मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में बताया था, करेक्ट ना, कि इन्फ्लेशन अगर 10% से ग्रो हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम हो गया तो तकलीफ होने वाली है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, करेक्ट है ना। कुछ लोगों को, अच्छा, कुछ लोगों का पर्पज जो रहता है, जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट है कि बोलते हैं सर हमको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको स्टॉक वैसे सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का एनालिसिस अलग अलग होता है, करेक्ट ना। तो अगर आपका डिमांड है कि मेरे को हर साल रिटर्न्स चाहिए, तो फिर आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसे कंपनी के शेयर्स लेने पड़ेंगे जो रेगुलर तरह से डिविडेंड देते हैं। देखो, टू फैसिलिटेट मोर एंड एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम टू इंश्योर ग्रोथ। री इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब आप शेयर्स, अभी देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड एग्जांपल, जिसमें ग्रोथ ऑप्शन होता है, री इन्वेस्ट, डिविडेंड री इन्वेस्ट, मतलब उस पर डिविडेंड तो मिलता है, आप उसको री इन्वेस्ट करते हो, तो वो री इन्वेस्ट भी कहाँ पे करना है, वो भी करना ज़रूरी है, ठीक है। कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ मतलब वही है कि मेरा जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए। अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि भाई मैं आज 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 साल के बाद 2 करोड़ होना चाहिए, तो वो उस स्पीड से अगर नहीं बढ़ा गड़बड़ हो जाएगी। मार्केटेबल एंड लिक्विडिटी, यस, ऐसा हो सकता है ना, लाइफ में इमरजेंसी अराइज हो सकता है, करेक्ट ना, तो मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट बेचने हैं, तो उस समय उसका पैसा भी आना चाहिए, करेक्ट ना। जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, बट अभी वो रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है, रेट बहुत ही कम हो चुके हैं। शेयर्स में पैसा है, शेयर्स का रेट कचरे के भाव के हो गए, उसको बेच नहीं सकते, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। डेट इज मोर रिलायबल एंड लिक्विडेट कैपिटल, नो डाउट उसके रिटर्न्स भी इक्विटी से कम रहते हैं, सो यू हैव टू कीप बैलेंस। अब ये डिपेंड्स करता है इन्वेस्टर के ऊपर, करेक्ट। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनको लिक्विडिटी का कोई अड़चन नहीं है, तो दे कैन होल्ड द मनी, मार्केट गिर भी गया तो होल्ड कर सकते हैं। बट जो जिनको लिक्विडिटी चाहिए तो उनको उसके हिसाब से फिर थोड़ा पैसा फिक्स्ड रिटर्न्स में डालना पड़ेगा, एफडी में या बॉन्ड्स में, जहाँ पे रिटर्न्स मिलते रहेंगे और मैच्योरिटी भी एश्योर्ड है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन, मैंने कहा ना आपको 3 चीज़ें डिपेंड होती है। ये सभी का आंसर मैंने 3 पॉइंट में आपको बता दिया है। आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी, आपके पास कितना समय है, एंड आपको कितना पैसा चाहिए। 3 चीज़ों के ऊपर मेरा पूरा पोर्टफोलियो में क्लाइंट का मेरे डिज़ाइन करता हूँ। मेरा उसका बिजनेस नहीं है, आप मेरे को मैसेज मत करना कि सर हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके दो, है ना, मेरे को पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, करेक्ट ना। सो ये 3 चीज़ें मैं देखता हूँ, कभी सामने लोगों को पैसा कब चाहिए, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, एंड आज वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, एंड बीच में उसके लायबिलिटीज है क्या कोई, वो भी देखना पड़ता है कि सर बेटी की शादी के लिए इतना पैसा विड्रॉ करना है, फिर अपना इन्वेस्टमेंट कम होता है ना। बच्चे की मैरिज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब विड्रॉ, कार लेना है, घर लेना है, तो ये विड्रॉ करेंगे तो रिटायरमेंट के लिए पैसा और कम होता है। तो वो बीच के विड्रॉल जो है पैच में, वो सब कंसिडर करके फिर मैं पूरा प्लान डिज़ाइन करके देता हूँ।
तो एक क्लाइंट से पूरा डेटा लेने के बाद ही प्रॉपर एनालिसिस होता है। तो अगर बीच में उसको बेटी को बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट उस समय लिक्विड होना ज़रूरी है। अगर उस समय लिक्विड नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं है। टू हैव एन इजीली मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो so that investor is able to liquid investment and take advantage of attractive opportunity in the market. Next, tax saving, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी आपने अगर डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है तो अपन ने चैप्टर पढ़ा था डिडक्शन, उसमें 80C करके है, देखो अगर वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, नाबार्ड के बॉन्ड्स लेते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो वही है। ठीक है, सो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहले क्या था? रिड्यूस रिस्क, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कैपिटल ग्रोथ, मार्केटेबिलिटी एंड टैक्स सेविंग। ग्रेट। चलो अभी यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ टुवर्ड्स टेक्निकल एरिया। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें मैं काफ़ी ब्रेक करके लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रहेंगे, हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर, है ना, क्योंकि वो क्या है, मैं ये एक एक कॉन्सेप्ट के बाद मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच लेक्चर अगेन, इसलिए मैंने लेक्चर छोटे छोटे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम खाली पढ़ाना नहीं है, आपको समझ में आना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो थोड़े लेक्चर छोटे रहेंगे बट आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्या 4 घंटे का रिकॉर्ड कर दूंगा, इसलिए ना मैं कोई भी लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं करता हूँ, 1-1.25 घंटा, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पैन ऑफ अटेंशन स्टूडेंट के लिए मुश्किल है और आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है, रिलैक्स होता है आदमी। पोर्टफोलियो एनालिसिस। The portfolio analysis is the primary study of certain portfolio regarding its performance, ROI and associated risk. करेक्ट। तो पोर्टफोलियो को एनालिस करना मतलब क्या? रिव्यू लेना, मैंने कहा था ना। तो रिव्यू लेना मतलब क्या करना? 3 चीज़ें, कि वो अपना जो गोल है उस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एंड उसके रिस्क जब मैंने इन्वेस्ट किए थे एंड अभी के रिस्क सेम है क्या, वो सब देखना पड़ेगा। Portfolio analysis conducted with 2 objective, minimizing the risk and maximizing the return. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, these all are MCQs, करेक्ट ना, तो उसको अच्छे से आप मार्क करते रहो। तो 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिस्क कम करना एंड रिटर्न बढ़ाना, ऊपर अपन ने पढ़ा था। The individual security have risk return characteristics of their own. In any case, given an estimate of return, the investor is always concerned about the probable downside price expectation risk, correct? मतलब इन्वेस्टर का कंसर्न क्या है कि अगर ये नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, ये नीचे गया तो कितने नीचे जाएगा। पोर्टफोलियो और कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्प इन स्प्रेडिंग दिस रिस्क और मेनी सिक्योरिटीज। द इन्वेस्टर होप दैट इफ दे होल्ड डिफरेंट एसेट्स, इवन इफ वन गोज बैड, अदर विल प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन। परफेक्ट है। सी, मेरे को भी डर है, मैंने 10 जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो नीचे गया तो मेरा कितना नुकसान होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, बट इसलिए बोला है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, ताकि एक शेयर डूब गया तो मेरा दूसरे इसमें बढ़ जाएगा। मैं तो विद इन शेयर्स नहीं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में करो, गोल्ड में करो, एफडी में करो, बॉन्ड में करो, तो ओवरऑल आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो ये ऊपर जो पढ़ा था सिमिलर, नया कुछ भी नहीं है सच। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज दस रिफर टू एफिशिएंटली मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज बट डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडस्ट्री लाइन और मार्केट टाइप्स। वही बोला है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना मतलब क्या, क्लाइंट का रिस्क देखो कितना ले सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा एंड कौन से इंटरवल पे उसको पैसा लगने वाला है, ये 4 चीज़ें ध्यान में रख के उसके लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो एंड रिव्यू लेते रहो। अगर उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट को चेंज करते रहो। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंसल्टेंट विल आस्क यू टू इन्वेस्ट मोर। फॉर एग्जाम्पल 8 ईयर्स पहले ऐसा बोलते थे कि म्यूचुअल फंड विल गिव यू एवरेज 15 to 18% रिटर्न, अभी 12 to 15 पे आ चुका है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया बट इतना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना। ओवरऑल इकोनॉमी 2-3 साल से थोड़ा डाउन ही है, कुछ कंपनीज परफॉर्म करते, मैं ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। अभी रिटर्न 10 to 13% के आसपास ही है, करेक्ट ना, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 18% रिटर्न है तो मेरे को इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा, पर अगर इंडस्ट्री के रिटर्न ही कम होते हैं तो आई विल हैव टू इंक्रीज माय इन्वेस्टमेंट। लॉजिकल है ना, रिटर्न ज़्यादा होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा, रिटर्न कम है तो आई हैव टू इन्वेस्ट मोर, है ना। नहीं तो फिर जो शादी आप 5 स्टार करने वाले थे वो ये
रजिस्टर मैनेज करना पड़ेगा ताकि पैसा बच जाएगा। बेटी को बाहर नहीं भेजना है पढ़ाने के लिए, कोल्हापुर भेजना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। द रीजन आर रिलेटेड टू इनहेरेंट डिफरेंस इन डेट एंड इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट मतलब जहाँ पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, बॉन्ड डिबेंचर, ये डेट मार्केट में आते हैं। यहाँ पे रिस्क भी कम, रिटर्न भी कम। इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा, रिटर्न भी ज़्यादा। कपल्ड विद द नोशन दैट इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज इज डिसिमिलर इंडस्ट्रीज वुड मोस्ट लाइकली अर्न बेटर। वही दिया है कि जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपका रिस्क कम होगा एंड देर आर बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न। लॉजिकल है ना, एक कंपनी खत्म हो गई दूसरा अच्छा करेगी, उसको प्रॉब्लम तो तीसरा अच्छा करेगी, तो कोई ना कंपनी परफॉर्म करेगी। ऐसे सभी खत्म हो रही तो फिर अपना बैड लक खराब है। चलो नाउ अभी यहां से अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्या दिया है, की टर्म्स। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट बाय इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो वेट, परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो टोटल एसेट इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर एसेट। मतलब क्या है, मतलब लेट से मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, उसका ब्रेकअप है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर। यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30। सो मेरा जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 30% है, 40% है। मतलब टोटल मेरा जो एसेट्स है उसमें मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, टोटल 100 में शेयर्स कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का ये वेट कि कितना इन्वेस्ट आपने किया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पता ही है। एंड वैरिएंस, वैरिएंस में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या है। और कॉमन मेजर ऑफ वोलेटिलिटी। वैरिएंस क्या होता है, वैरिएंस का मतलब है अपन जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, करेक्ट ना। लेट्स से एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है एंड एक्चुअल जो है रिटर्न वो अगर 20% है, तो वैरिएंस बहुत ज़्यादा है, 8% डेविएशन है। मतलब ये स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। भले रिटर्न ज़्यादा मिल रहे, नो डाउट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी इसको अपन लिंक करेंगे रिस्क से। अभी लॉजिक लगाओ, जितना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा उतना रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। ये अभी बढ़ा है, ये कम भी हो सकता है, करेक्ट ना। वैरिएंस का मतलब क्या है, डिफरेंस, तो वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलो नाउ चलो। सो अभी आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अपन कुछ न्यूमेरिकल में स्टार्ट कर रहा हूँ एंड बाकी के आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन्स रिटर्न कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एज होल। बता दो, मैं चिंता मत करो। देखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, अभी ध्यान से सुनना। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक का भी होता है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का भी होता है। मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है, पहले आप समझ लो। एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ। एज्यूम करो ये है मिस्टर अनिल, उनका 2 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक ए एंड बी। इन्वेस्टमेंट है 50 लाख 50 लाख, मतलब टोटल 1 शेयर का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न जो आए है उस पर 7% एंड 9% है। ये आपको डेटा दिया है, ठीक है ना। अभी देखो, अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछता हूँ, अगर मेरा पहला आपको क्वेश्चन है तो आप क्या बोलेंगे, स्टॉक ए का रिटर्न 7% है एंड बी का रिटर्न 9% है। कितना है, बी का रिटर्न कितना है, 9% है। अभी मेरा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, कि ओवरऑल रिटर्न कितना मिला। तो ओवरऑल रिटर्न कितना मिलेगा, इन दोनों का टोटल, करेक्ट ना। तो 50 लाख पे मेरे को मिलेंगे 7% प्लस
दूसरे 50 लाख पे मिलेंगे मेरे को 9%, करेक्ट ना। या आपको अगर रेशो वाइज निकालना है या अमाउंट वाइज आएगा, ये अमाउंट मिलेगा। अगर आपको रेशो निकालना है तो इसको अपन वेट असाइन करेंगे। ये एक में 50 लाख है ना, 1 करोड़ में 50 लाख, मतलब 0.5 इसका वेट हो गया। टोटल 1 करोड़ है, उसमें ए इन्वेस्टमेंट 0.5 है, आधा आधा इन्वेस्ट किया है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि 0.5 इंटू 7% प्लस, मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं आधा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें और आधा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, तो ये होगा 3.5 प्लस 4.5, तो ये हो गया ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न 8%। एंड ये हो गए स्टॉक के रिटर्न्स। तो स्टॉक का रिटर्न मतलब उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिटर्न रहता है, एंड पोर्टफोलियो मतलब मैंने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट किया उन सब का टोटल। तो क्या फॉर्मूला है उसका, टोटल वेट फाइंड आउट करो कि टोटल 1 रुपये में मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसका रेशियो निकालो, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव रिटर्न और उस सबका टोटल। तो अभी मैंने वही किया ना कि 1 करोड़ में से 50 लाख मेरा पहले इसमें है, दूसरे इसमें 50 लाख है, तो 0.5 मैंने क्या किया, उसका वेट निकाला कि 1 रुपये में 0.5 यहाँ 0.5 हुआ। तो ये हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड ये हो गया स्टॉक का रिटर्न। एकदम बेसिक क्वेश्चन किया है अपने को और एडवांस लेवल पे जाना है, तो इतना आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लो, ये एकदम बेसिक है, आपने को बहुत एडवांस लेवल पे जाना है। अभी मैंने बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि एक्सपेक्ट रिटर्न स्टॉक का मतलब है उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न, एंड पोर्टफोलियो मतलब ओवरऑल रिटर्न। ये फर्क समझना दोनों में। तो इसका बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं बता दो, आप लिख लो इतना पहले। चलो अभी देखो, अभी मैंने 2 फॉर्मूले दिए। अभी एक्सपेक्टेड इन अ स्टेट, स्टेट का मतलब होगा एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे कि इंडस्ट्री में रिसेशन है एंड बूम पीरियड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन अ गिवन स्टेट, प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड ऑन अ पोर्टफोलियो तो अपन ने किया वैसे ही, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ स्टेट ये इनटू परसेंटेज ऑफ एसेट इन पोर्टफोलियो। मतलब क्या है, सुनो, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेडीमेड दिए थे, वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन अ गिवन स्टेट मल्टीप्लाई बाय, हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड निकालने का इन स्टेट फॉर्मूला है। ये इन स्टेट नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टॉक का है। मतलब 3 आएंगे, समझो आप। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, ये आपको दिया जाएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा आपको अभी, है ना, दिया। दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रिसेशन, स्टेट ऑफ बूम, तो उसका फॉर्मूला ये है। एंड उस स्टेट में फिर पोर्टफोलियो कितना परफॉर्म करेगा, तो वो यहाँ पर रिटर्न कॉपी करना है अपने को। कारण ये भी करेक्ट है, इसमें कोई मैंने खाली रिसेशन बूम पीरियड नहीं दिया था, ये जनरल है। ये स्टेट का है तो फिर ये फॉर्मूला होगा, एंड स्टेट नहीं दिया तो अलग अलग ऐसे होगा। वैसे 2 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो पहला क्या दिया मैंने, देखो यहाँ पे स्टेट दिया है, ये बूम और ये रिसेशन, दोनों आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अपन ने एज्यूम किया है, सी अपने को परफेक्ट रिटर्न निकालना है, तो एज्यूम करो कि आधा चांस है, 50% चांस है कि रिसेशन आएगा, 50% चांस है बूम आएगा। तो अपन दोनों कंसिडर कर रहे हैं। मेरे पास 3 स्टॉक है, ए बी एंड सी मेरे पोर्टफोलियो में। बूम आता है तो ये 10% परफॉर्म करेगा, रिसेशन में 8%, ये 15, 9, ये 20, और ये रिसेशन में तो 0 परफॉर्म करेगा, खत्म हो जाएगी कंपनी। इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट इन स्टॉक, देखो आपको ये रेशो दिया है 1/3 1/3 1/3, तीनों में इक्वल इन्वेस्ट हुआ है। अपने को यहाँ पे चाहिए ना परसेंटेज ऑफ एसेट इन पोर्टफोलियो। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड इन अ स्टेट एंड एंटायर पोर्टफोलियो, दोनों अपने को पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप आराम से देख लो। बस कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, एंड जिसको कैलकुलेटर यूज करना आता है उसको ये चैप्टर कन्फर्म आएगा। ठीक है, चलो।
सबसे पहला स्टेप क्या देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ स्टेट, है ना। सी आपने को पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए ना, तो पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है ए बी सी, तो आपने को पहले वो कंबाइन करने पड़ेंगे कि बूम में कितना है, करेक्ट ना। तो पहले अपन एक एक स्टॉक का रिटर्न निकालेंगे एंड उसके बाद फिर आप उसको पोर्टफोलियो में मर्ज करेंगे। तो पहले स्टेप से आपको उस स्टॉक का रिटर्न मिलेंगे, करेक्ट ना। दूसरे स्टेप में आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न मिलेंगे। तो पहले अपन स्टॉक का निकालते हैं, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का उतना, कंबाइन बता दो मैं। देखो पहले हेडिंग, प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन स्टेट, ठीक है। तो ए, अभी प्रोबेबिलिटी सबका 0.5 है, तो ए में अगर बूम आता है कितना रिटर्न है 10 एंड रिसेशन है तो 8। चलो करो कैलकुलेट। अभी देखो ये 10% है, तो क्या करना है पहले 10/100 करो, 0.1 आएगा इंटू 0.5। कैलकुलेशन संभल के करना, क्योंकि एक भी जीरो इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, कैलकुलेटर यूज जिसको करने को आता है उसको एक चैप्टर आएगा। देन 8% मतलब 8 डिवाइड बाय 100, 0.08। डोंट टेक 0.8, इट्स 0.08 इंटू 0.5, 0.04, 0.04 प्लस 0.05, 0.09 विच इज इक्वल टू 9%। मतलब ऑन एन एवरेज जो उसके रिटर्न है वो 9% है। ये ए का हो गया। नाउ बी एंड सी का करना है। अच्छा प्रोबेबिलिटी सबका 0.5 है, ये 15 4 और 20 0। चलो करो सिंप्लीफाई आप। ये 0.15 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ जाएगा। सो 0.095 इंटू 100 करेंगे तो 9.5% आ जाएगा, और ये तो 10% ही आएगा स्ट्रेट अवे। तो ये क्या हो गया बताओ। अगर ए का ओवरऑल, पहले क्वेश्चन जो अपने किया था उसमें मैंने आपको बूम रिसेशन नहीं दिया था, फॉर्मूला वही है, खाली यहाँ पे दो ऐड हो गए, एक रिटर्न बूम का, एक रिटर्न रिसेशन का, ठीक है। तो ये हो गया ए का एवरेज रिटर्न 9%, बी का 9.5 एंड सी का 10%। अभी ये आपके पोर्टफोलियो में इक्वल है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो एंड सबको ऐड करो, आपको पोर्टफोलियो के रिटर्न मिल जाएंगे। इतना लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आपको देगा एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ स्टेट। ये सब एग्जाम में दिया जाएगा, बहुत कैलकुलेशंस आर वेरी इजी, ओनली लॉट मेनी कैलकुलेशंस आर देयर। और ये छोटे छोटे जीरो इधर उधर हो गए ना, पूरा आंसर खत्म हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल। हो गया, लिखिए आपका दूसरा लिखो, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो। क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्ट रिटर्न इनटू
परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन टोटल एसेट। अब ये सबका कंबाइन होगा ये, तो देखो पहले स्टॉक का कितना रिटर्न है 9%, सो 9% इंटू 1/3 प्लस दूसरे स्टॉक का 9.5% इंटू 1/3, तीसरे स्टॉक का 10% इंटू 1/3। समझ में, इतना सिंपल है। सो 9/100 पहले करना है, 1 से मल्टीप्लाई करो, कंफ्यूजन मत करना, 9% को पहले सॉल्व करो, 9/100 0.09 इंटू 1/3 0.03, नहीं तो आंसर गड़बड़ होगा। मैंने जो बोला है वैसे ही करो। आगे 9.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1/3, तो अराउंड रिटर्न सारे 9.5%। तो एग्जाम में आपको देखना है क्या दिया है, ये रेडीमेड दिया है तो डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला लिख लो, बस इतना ही सिंपल है। बस कैलकुलेशन संभल के करना है, चैप्टर पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट कैलकुलेशंस कैलकुलेटर अगर बराबर यूज नहीं किया तो गड़बड़ कंफर्म होगा। हो गया, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 2, देखो स्टॉक दिया है XYZ। अभी देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको ऑलरेडी दिया है, पोर्टफोलियो का वेटेज भी दिया है, तो क्या अभी आपको स्टेप 1 करके दिया है, यहाँ पे वो रिसेशन बूम वो दिया आपको, एक्सपेक्टेड रेट इन अ स्टेट जो भी वो दिया है, डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, खत्म। चलो देखो क्वेश्चन 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो, क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू परसेंटेज ऑफ एसेट इन टोटल एसेट। तो यहाँ पे कितना है 3% वाला जो स्टॉक है एक्स, उसका 25 है, 1 50 9 25 3 1 9, ठीक है। चलो अब ये जीरोस बहुत सारे आते हैं, अगर आपने सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया तो वो जीरो एग्जाम में आपको मिल जाएगा।
देखो आपका ये आ रहा है क्या आंसर? %3.5% रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग इज वेरी सिंपल, बस कैलकुलेशन संभल के करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप 1 उन्होंने एक ये आपको ऑलरेडी दिया था एक्सपेक्टेड रिटर्न, बस अपन ने सेकंड फॉर्मूला यूज किया है। तो अपन ने पहले क्वेश्चन में दोनों किया एंड सेकंड में फाइनल आंसर डायरेक्टली किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ तीसरा क्वेश्चन देखो, उन्होंने सॉल्व करके दिया है, ये मैंने मॉडल में से लिया है, ठीक है। देखो रिटर्न्स या तो स्टॉक एक्स के एंड वाई के दिया है, या तो 7 या 11, अगेन रिसेशन बूम रहेगा, 13, 5, प्रोबेबिलिटी 0.5, रिटर्न्स आपको ऑलरेडी 9 दी है उनने, ये डेटा आपको फर्स्ट टाइम दिया है। बट अभी आप इस पर ध्यान मत दो, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले मीनिंग पढ़ाऊंगा कि वैरिएंस होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो अगला लेक्चर पूरा मैथमेटिक्स का होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वैरिएंस क्या होता है, ये अपन सब पढ़ेंगे। सॉइल मतलब इससे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स में नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है पूरा। तो ये अभी आप ध्यान मत दो, ठीक है। अभी देखो कितना आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ, 0.5 इंटू 7 प्लस 0.5 इंटू 11, 0.5 इंटू 13 प्लस 0.5 इंटू 5, ये दिया है। ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 9%। ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 9% आपको रेडीमेड दिया है। तो अपन ने कैसे निकालते एक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ स्टेट, ये रिसेशन है बूम रहेगा, 2 दिया मतलब एक कम पीरियड वाला एक बेटर पीरियड वाला। तो 7 इंटू 0.5 प्लस 11 इंटू 0.5, 13 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.5, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ पढ़ने वाला नहीं हूँ। एंड ये पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कितने होंगे फिर, हाँ अभी देखो यहाँ पे एज्यूम किया है कि 1/3 2/3 है, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 1/3 परसेंटेज ऑफ एसेट। तो 9% इंटू 2/3, 9% इंटू 1/3, इससे आपको मिल जाएंगे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स। ये हो गए स्टॉक का रिटर्न, ये हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। इसके बीच में जो दिया ना ये पेंडिंग है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, करेक्ट ना। मैं आपको बता दूं फिर भी, चलो इजी करके, इट इज क्लियर दैट ऑल्दो एक्स एंड वाई हैव सेम रिटर्न। देखो अभी रिटर्न दोनों के 9% है, बट अभी देखो डेविएशन देखो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 2 डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन 4 है, मतलब y का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो y इज मोर रिस्की देन x। सपोज व्हेन x रिटर्न इज हाई, y रिटर्न इज लो एंड वाइस वर्सा। देखो ना ये 7 है तो ये 13 है, और ये 11 है तो ये 5 है, मतलब x का रिटर्न जब कम रहेंगे तो y का रिटर्न बढ़ रहा है, x का रिटर्न जब 11 हो रहा है y का रिटर्न 5 हो रहा है। बस तो आप इतना ध्यान रखना, बस वैरिएंस का मतलब वही है कि जितना डेविएशन बढ़ेगा उतना स्टॉक वो ज़्यादा रिस्की होगा। तो यहाँ पर रिटर्न दोनों के 9% ही है, बट एक्स में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वैरिएंस भी 4 है, इनका वैरिएंस भी 16 है। तो जितना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा उतना रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। सो बाय यूजिंग वैरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन फाइंड आउट कि किस स्टॉक में कितना रिस्क है, एंड फिर अपन कितना रिस्क ले सकते हैं अपन देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली अपन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट सिचुएशन, अब ये थ्योरी है मैं पढ़ लेता हूँ। वी हैव सीन इन द अबव इलस्ट्रेशन दैट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई हैज बीन fought with the risk because return on investment has varied from year to another and obviously मतलब वही दिया है कि रिस्क और रिटर्न का ये है झगड़ा होता है, रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न बढ़ते हैं, रिस्क कम होता है तो रिटर्न कम होते हैं। रिस्क मीन दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस देन एक्सपेक्टेड रेट। वेरी गुड डेफिनेशन कि सर रिस्क का मतलब क्या होता है। मैं अगर 12% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड मेरे को अगर 15 मिला तो वो रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब है कि आपने को अपने एक्सपेक्टेशन से कम पैसा मिलना,
ये पहला रिस्क है। दूसरा रिस्क पैसे ही ना मिलेगा, मेरा प्रॉफिट ही खत्म हो गया, कैपिटल खत्म हो गया। तो लोगों को दो रिस्क रहता है, एक इनकम रिस्क रहता है और एक कैपिटल रिस्क रहता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वो कंपनी डूब गई तो रिस्क तो है ही, एंड मैंने जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं मिले, वो भी रिस्क है। तो ये दिया है, तो व्हाट इज रिस्क, ये हाईलाइट करके रखो, एमसीक्यू के लिए आएगा। रिस्क मीन्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी लेस देन एक्सपेक्टेड। रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ विच एक्चुअल रिटर्न कैन बी डिफरेंट और ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न। वही है कि एक्चुअल रिटर्न जो अपन एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो मिलेंगे एंड जो एक्सपेक्ट थे उसमें वेरिएशन आता है, एंड दैट वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ रिस्क। In case we want to quantify low or high risk in investment is going to be, we have to intimate the probability of various outcome and deviation from expected outcome. Yes, तो अगर अपने को जानना है कि ये एसेट कितना वोलेटाइल है, तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें अलग अलग आउटपुट मिले, उसके रिटर्न्स ये 11 आ सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 6 आ सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अपने को चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैं आपको अगले लेक्चर से पढ़ाऊंगा। बट इतना लॉजिक बता रहा हूँ, जितना डेविएशन बढ़ेगा स्टैंडर्ड से उतना रिस्क बढ़ेगा, बिकॉज दैट शोज दैट स्टॉक इज मोर वोलेटाइल। द रिस्क इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज हाईलाइट करो, कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वरायंस, जो अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वरायंस जो वर्ड मैंने ऐड की है, मतलब इंस्टीट्यूट ने, बस वो आपको सिखाना चाहते हैं कि ये वरायंस इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो उसका आपको एनालिसिस कैसे करना है एज एन इन्वेस्टर। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन दो तरह के रिस्क रहते हैं, ये पार्ट मैं कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल स्टॉप दिस लेक्चर। फिर अगले लेक्चर में अपन वरायंस सीखने वाले हैं। कोई भी बिजनेस में दो तरह के रिस्क होते हैं, तो वैसे स्टॉक में भी दो तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। ना क्या डिफरेंस है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है जो आपको, मतलब दोनों आपको पता ही है बट आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक रिस्क इज अ सिस्टम रिस्क, सिस्टम में ही रिस्क है। अनसिस्टमैटिक मतलब विच कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, जैसे लास्ट ईयर 2017 में जो कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट होता था लॉन्ग टर्म शेयर्स का, 112A ला दिया, वो टैक्सेबल कर दिया गवर्नमेंट ने, ये रिस्क है। सो पॉलिसी चेंज रिस्क, गवर्नमेंट का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क, इकोनॉमी रिस्क, मार्केट रिस्क, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। जो इनहेरेंट रिस्क है ना, उसको हम अवॉइड, वो अपने उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज अनसिस्टमैटिक? जो मेरे वजह से रिस्क अराइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने एक कोर्स ज्वाइन किया है, इट्स अ अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि कोर्स पास करना इतना आसान नहीं है। आपको पता है आप कितना मेहनत कर रहे हो, तो ये कोर्स पास होना इतना आसान काम नहीं, इट्स अ चैलेंजिंग कोर्स। तो दिस इज द रिस्क विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय यू बाय कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। मैं मजाक कर रहा हूँ, अपने को नहीं करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। करेक्ट, आप ट्रेकिंग को जाते हैं, इट्स अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये आपने खुद रिस्क लेके जा रहे हैं, बट इट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर केयर। तो ये था सिंपल मीनिंग। अब इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है? इस चैप्टर से ये लेना देना है कि एज अ कंपनी मेरे स्टॉक से रिलेटेड जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको मैं रिमूव करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं नहीं, इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल मैं 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, करेक्ट ना, तो जिस स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा है ना, उस स्टॉक में से हम पैसा निकाल के किसी दूसरे पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज दैट रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, है ना, दैट रिस्क कैन बी कंट्रोल, ये वो अपने हाथ में है। तो इसका यूज़ होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट हाउ टू गेट दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क। अभी मैं जो न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिए है, बट मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको मेरी तरफ से पढ़ा रहा हूँ। देखो, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है दैट पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क विच इज एट्रिब्यूटेबल टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट एज होल। आप लिखो वहाँ पे इन्फ्लेशन रिस्क लिखो। विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क? इन्फ्लेशन रिस्क होता है, बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क, टैक्स पॉलिसी रिस्क, देन इकोनॉमी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, विच इज पार्ट ऑफ सिस्टम विच कैनॉट बी कंट्रोल। लिखो बाजू में, इट कैनॉट बी कंट्रोल, पार्ट ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट बदल गई तो बहुत सारे पॉलिसी बदलते हैं, सो पॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क,
इकोनॉमी रिस्क, 4 हो गए। एंड व्हाट इज अनसिस्टमैटिक, लिखो अपना कोर्स, लिखो अपना कोर्स, अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखो बीटा इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, हाँ मतलब आपके स्टॉक से कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, इट इज मेजर्ड बाय बीटा। ये अपन ने पढ़ा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अपन ने उसका न्यूमेरिकल किया था अगर आपको याद है तो। अभी इस चैप्टर में बीटा कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। उस चैप्टर में अपन ने खाली बीटा का कैलकुलेशन किया था, मैंने आपको कहा था कि आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में अपन उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट इज दैट रेसिडुअल रिस्क बैलेंसिंग फिगर टोटल रिस्क माइनस अनसिस्टमैटिक, मतलब आपके स्टॉक से जुड़ा हुआ टोटल रिस्क में से अपन सिस्टमैटिक रिस्क को निकाल देंगे। टोटल रिस्क इन आवर स्टॉक माइनस सिस्टमैटिक रिस्क बैलेंसेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अपना इस ये थ्योरी पढ़ना आसान है। लर्निंग पॉइंट क्या है एज ए इन्वेस्टर कि यू हैव टू रिड्यूस अनसिस्टमैटिक रिस्क इन योर स्टॉक बाय डाइवर्सिफिकेशन। जिस स्टॉक में अनसिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा है, मतलब आपका पोर्टफोलियो स्टेक पे है, तो इट कैन बी कंट्रोल बाय यू बाय डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। ऐसे सिक्योरिटी से बाहर आके आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क तो होगा ही, बट कितना लेना है ये आपके ऊपर है। ओके, तो वहाँ पे लिख के रखो हाउ टू मिनिमाइज अनसिस्टमैटिक रिस्क, लिखो बाय वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन यू कैन मिनिमाइज दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड फिर अपन ब्रेक लेंगे। देखो सिग्मा ऑफ मार्केट ये 4% है, मतलब मार्केट रिस्क उस स्टॉक में 4% है। बीटा एक्स मतलब आपका रिस्क कंपनी का 1.25% है, मतलब आपके शेयर्स का रिस्क। ओके, एंड आपके जो स्टॉक का रिस्क है वो 7% है। कितना है? 7। मतलब क्या, देखो जो बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मार्केट का रिस्क ओवरऑल 4% है। कितना रिस्क है? मार्केट रिस्क 4% है एंड अपना रिस्क 1.25% है ऑफ मार्केट रिस्क। मतलब अपने स्टॉक में रिस्क है 5%, क्योंकि ओवरऑल मार्केट रिस्क 4% है और अपना उसका 1.25 है, तो मेरे स्टॉक में रिस्क कितना है? 5% है। लेकिन एक्चुअल जो रिस्क परसेंटेज है वो 7 है। कितना है टोटल रिस्क? मेरे इसमें 7% है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको सिलेबस में नहीं है। ओके, सो डोंट वरी, ये डेटा आपको दिया जाएगा और ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करके ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। डिटरमाइन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर एक्स यूजिंग द फॉलोइंग अप्रोच, स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच एंड वैरिएंस अप्रोच। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच में क्या करना है? टोटल रिस्क, इस स्टॉक में रिस्क कितना है? 7% है, करेक्ट ना? एज पर द ट्रेंड मार्केट में ओवरऑल रिस्क कितना है? 4 है और मेरा उसका 1.25 है, तो मेरे तो फॉर्मूला है ये 4 × 1.25, तो मार्केट रिस्क 7% है, मेरे स्टॉक का रिस्क 5% है, तो मेरे स्टॉक में जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो 2% है, जिसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, विच कैन बी कंट्रोल एज एन इन्वेस्टर बाय, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डूइंग व्हाट, बताओ? ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बाय डूइंग डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वैरिएंस अप्रोच है, वहां पे कुछ हर एक का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 24। ये स्क्वायर क्यों करना है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि वैरिएंस का स्क्वायर क्यों किया जाता है, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। बस, तो ये फॉर्मूला आप लर्न करके रखो। अब यहाँ पे रुकते हैं एंड फिर अगले लेक्चर में अपन नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। इसको एक बार देख लेना, ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं थे। थैंक यू सो मच।